फाइनली दोस्तों बार्सिलोना फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ आई है बार्सिलोना से। बार्सिलोना की सिटी काउंसिल ने जो कि परमिशन देती है मैच होस्ट करने की स्टेडियम्स को, उसने परमिशन दे दी है कैंप नाउ को, जो नया कैंप नाउ बना है उसको कुछ कैपेसिटी में, यानी कि अराउंड 45,000 के अराउंड कि उस कैपेसिटी में बार्सिलोना स्पेक्टेटर्स के साथ मैच खेल सकती है। और एथलेटिको बिल्बाओ के सामने वाला मैच जो साथ में खेलने वाली थी, वो मैच बार्सिलोना कैंप नाउ पे खेलेगी। तो कैंप नाउ इज बैक फाइनली। बहुत दिनों बाद हमें कैंप नाउ में बार्सिलोना देखने को मिलेगी और आने वाले चैंपियंस लीग के फिक्सर भी हम कैंप नाउ में ही खेलेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। और इस न्यूज़ के साथ में एक और चीज़ आई है कि कैंप नाउ को फुल कैपेसिटी से परमिशन मिल जाएगी दिसंबर एंड तक या जनवरी स्टार्टिंग में 2026 में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है बार्सिलोना के लिए। और बहुत ये बार्सिलोना के रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे बार्सिलोना का जो 1:1 का रेशो जो हर सीजन नई बकचोदी चलती रहती है, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकता है आने वाले सीजन्स में। मैं नहीं कह रहा इस सीजन हो जाएगा, लेकिन आने वाले सीजन्स में इस चीज़ से बार्सिलोना को काफ़ी हेल्प मिलेगी, जब कैंप नाउ से रेवेन्यू आएगा, कैंप नाउ से टिकट सेल से, म्यूजियम टूर से, इन सब से जो पैसा आएगा उसकी वजह से बार्सिलोना वापस आ सकती है मार्केट में और ट्रांसफर में पैसा डाल सकती है। फाइनली अब बार्सिलोना के मैच की बात कर लेते हैं। एटलेटिको क्लब बिलबाओ के साथ जो मैच है, उसमें बार्सिलोना से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सबसे बड़ी चीज़ तो मिडफील्ड डुओ पेड्री और फ्रैंकी डी योंग दोनों नहीं रहेंगे इस मैच में। हो सकता है कि पेड्री अगले 2-3 मैच तक भी अवेलेबल नहीं रहे, लेकिन कुछ न्यूज़ आ रही है कि स्पीड रिकवरी के साथ में शायद नेक्स्ट मैचेज़ में अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए। और फ्रैंकी डी योंग ने पिछले मैच में रेड कार्ड ले लिया था फालतू का, सेकंड येलो के चलते। उसके चलते फ्रैंकी डी योंग इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब बार्सिलोना के साथ में मिडफील्ड में कौन खेलेगा, वो सबसे बड़ा सिरदर्द है हैंसी फ्लिक के लिए, क्योंकि एरिक गार्सिया को अगर मिडफील्ड में खिला देंगे तो कुबारसी के साथ क्या एरिक गार्सिया की जगह अराउको खेलेंगे, या फिर नए प्लेयर को ट्राई किया जाएगा उस पोजीशन पे, जैसे मार्क कसाडो। क्या मार्क बर्नाल उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, उस फिजिकलिटी पे पहुंच चुके हैं कि वो मैच स्टार्ट कर सकते हैं? और एथलेटिको बिल्बाओ एक हाई प्रेसिंग टीम है जो कि प्रेस करती है, और बार्सिलोना को तो लगभग लगभग हर बार कुछ ना कुछ परेशानी तो देती है। और बार्सिलोना की जो हाई लाइन है उसको ब्रीच करने के लिए उनके पास विंग पे अच्छे प्लेयर्स है और पेस भी है, साथ में उनके पास अच्छी ड्रिबलिंग स्किल्स भी है। उसके चलते बार्सिलोना को हर्ट तो एथलेटिको बिल्बाओ कर सकती है। तो हांसी फ्लिक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि कैंप नाउ में जाते ही पहला मैच जीतना रहेगा सबसे बड़ा सिरदर्द, कि इस मैच को जीते बार्सिलोना, कैसे भी करके जीते, चाहे 2-0 3-0 या फिर विदाउट क्लीन शीट भी, लेकिन पहली डिमांड यही रहेगी कि कैंप नाउ में रिटर्न के बाद में पहला मैच तो हम जीते। और एथलेटिक क्लब के साथ में हमारे रिसेंट फिक्सर अच्छे रहे हैं। मुझे याद आता है सिर्फ एक सेमीफाइनल बार्सिलोना एक्स्ट्रा टाइम में आ रही थी, उसके अलावा अच्छे रिजल्ट रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो एथलेटिक बिल्बाओ हमें परेशानी तो देती है हमेशा। और एथलेटिको बिल्बाओ की मिडफील्ड, अगर मिडफील्ड में हम डोमिनेट नहीं कर पाए तो एथलेटिको बिल्बाओ हमें काउंटर पे हार्म कर सकती है, क्योंकि हमारी हाईलाइन को छोटी से छोटी टीम भी इस सीजन ब्रेक कर रही है। अगर राफिनिया इस मैच में अवेलेबल हो जाते हैं तो बार्सिलोना के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि राफिनिया के होने की वजह से जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर रहता है वो काफ़ी बेटर हो सकता है, हो जाता है। और डिफेंसिवली काफ़ी हेल्प करते हैं राफिनिया पीछे आके डिफेंडर्स को। और उनकी पेस और उनकी अवेयरनेस जो रहती है, गेम अवेयरनेस, गेममैनशिप, वो एक लीडर की तरह पिच पे दिखते हैं। उसके चलते बार्सिलोना एक अलग गेम प्लान के साथ, एक अलग स्ट्रेटजी के साथ उतर सकती है, कि राफिनिया के होने की वजह से जो प्रेसिंग है बार्सिलोना की, जो कि पिछले सीजन बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन इस सीजन डिसोरिएंटेड सी लग रही है, क्योंकि हमारी प्रेसिंग में प्लेयर्स की कमी है और हमारी प्रेसिंग उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही है, जिससे हम हाई लाइन के चलते उस प्रेसिंग में बॉल नहीं जीत पाते हैं, और इसके चलते हम काउंटर पे विंग पे खुल जाते हैं। हर बार यही होता है कि अगर हम बॉल नहीं लूज़ करते हैं फाइनल थर्ड में, तो फिर हम प्रेसिंग के चलते उस बॉल को छीन नहीं पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता था राफिनिया का, क्योंकि राफिनिया फर्स्ट मिनट से लेकर 90 मिनट तक एक मॉन्स्टर की तरह प्रेसिंग करता था और हमेशा गेम में इन्वॉल्व रहता था। कभी भी राफिनिया को कट ऑफ नहीं कर सकते थे गेम से। जैसे कि लामिन यमाल के पिछले कुछ फिक्सर्स इंजरी के चलते, या फिर कह सकते हैं कि फुल फिटनेस पे नहीं है, उसके चलते अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लामिन यमाल इंटरनेशनल ब्रेक में स्पेन के साथ नहीं गए हैं तो उनको अच्छे से रिकवर कर लिया हो, बार्सिलोना ने, डॉक्टर्स ने अच्छे से देख लिया हो, स्कैन कर लिए होंगे कि इसमें
क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके और क्या दिक्कत है उनको कि बार-बार इंजरी आकर हो रही है। उसकी उसको अगर सही से मैनेज कर लिया आप बार्सिलोना ने अवेलेबल फिक्सर में, तो लामिन यमाल फुल फिटनेस पे लामिन यमाल इज़ डिफरेंट ग्रेवी, ये हम सब जानते हैं। पेड्री शायद चेल्सी के मैच में अवेलेबल हो सकते हैं, ऐसी न्यूज़ थी लेकिन ज़रूरी नहीं है होए, तो मार्क कसाडो को अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेलना होगा। हालाँकि मार्क कसाडो को भी निगल हुआ था पिछले मैच में इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, लेकिन इतना सीरियस नहीं था। आई थिंक इस मैच में स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, फर्मीन लोपेज़ दिखेंगे। वो जो स्ट्रक्चर हमने इंटरनेशनल ब्रेक से पहले वाला मैच में खिलाया था डेनी ओल्मो और फर्मीन लोपेज़ के रूप में, वो स्ट्रक्चर इस मैच में बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डेनी ओल्मो को ईज़िली गेम से कट ऑफ किया जा सकता है और एथलेटिको बिल्बाओ के पास वो मिडफ़ील्ड है। उसके चलते मैं एक ही नंबर 10 देखना चाहता हूँ, 2 नंबर 10 नहीं चलेंगे इस मैच में। 2 प्रॉपर पिवट होने चाहिए, या तो मार्क बर्नाल को खिलाओ अगर वो फुल फिटनेस पे है, और नहीं है तो फिर कोई ऐसा प्लेयर खिलाओ जो उस पोज़ीशन पे खेल सके, चाहे एरिक गार्सिया डाल दो, क्रिस्टेंसन अगर फिट है। वैसे तो क्रिस्टेंसन फिट कब रहता है यही पता नहीं रहता, वो बिना खेले भी इंजर्ड हो जाता है, पता नहीं किस हिसाब से चल रही है उनकी फिजिकलिटी। तो अगर वो फिट है तो क्रिस्टेंसन को खिला दो, जिससे फिजिकलिटी बढ़ेगी और एक प्रॉपर डिफेंसिव अवेयरनेस वाला प्लेयर भी रहेगा। उसके चलते हम उनकी मिडफील्ड को कुछ हद तक डोमिनेट कर सकते हैं, या फिर उनकी जो पासिंग लेन है उनको ब्लॉक कर सकते हैं। और इस मैच को जीतकर हमसे जो रियल मैड्रिड का गैप है 3 पॉइंट का, वो बना रहेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रियल मैड्रिड अपना आने वाला मैच जीत जाएगी। तो बार्सिलोना को भी ये मैच जीतना होगा ताकि जो गैप है वो बड़ा ना हो। और बार्सिलोना यहाँ पॉइंट ड्रॉप कर देती तो रियल मैड्रिड अपना मैच जीतकर फिर से 5 पॉइंट का गैप बना देगी। 6 पॉइंट का भी हो सकता है अगर बार्सिलोना इनसे हार जाती है तो। तो बड़ा चैलेंज है हांसी फ्लिक के लिए कि बिना पेड्री और फ्रैंकी के कैसे मैनेज करेंगे वो मैच को, अगर राफिनी अवेलेबल नहीं है तो। आपको क्या लगता है इस मैच के रिजल्ट के बारे में? कमेंट करके बताइए और वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।